कहानी करण की जुबानी। मैं 35 साल का हूँ, 2 बच्चों का बाप हूँ। मेरी पत्नी सारा रिश्ता तोड़कर मुझे छोड़कर चली गई थी और 3 साल से मैं तन्हाई के जीवन काट रहा हूँ। मैं गांव का एक लड़का हूँ और मेरे पशुओं के फार्म है, खासकर घोड़ा। जब बहुत ही अकेलापन मुझे महसूस हो रहा था, दोस्त के कहने पर मैंने पर्सनल ऐड दिया था ताकि ऑनलाइन कोई लड़की ढूंढ पाऊँ। कई सारी लड़कियों का रिस्पॉन्स आया था, पर मैं बस एक का ही जवाब दिया था और वह लड़की रेबेका एक पेडियाट्रिक नर्स है जो कि स्पेशल बच्चों के साथ काम करती है, जैसे कि मेरी बेटी अनाया जिसे डाउन सिंड्रोम है। उसके दिल की भी सर्जरी हो चुकी है और अब उसके ऑक्सीजन लेवल पर मुझे नजर रखना था। मैं एक ऐसी लड़की चाहता हूँ जिसके दिल में मेरे बच्चों के लिए प्यार हो। उसके साथ मैं ईमेल चैट करने लगा और उसके प्रति इतना आकर्षित हो गया कि ऐसा लगने लगा उसे मैं हमेशा से जानता हूँ। और किस्मत का यह खेल, वह लड़की न्यूयॉर्क से टेक्सास शिफ्ट कर गई जब उसकी माँ गिरकर पैर टूट गया और वह अस्पताल में एडमिट हो गई। वह अपनी नौकरी छोड़ कर आई थी, उसे बस अपना काम और रहने की जगह ढूंढनी थी। एयरपोर्ट से मैं उसे अपने घर पर ले आया और साथ ही उसकी बहन एलिस और एलिस की बेटी बेला को भी अपने घर पर रहने का सुझाव दिया। सुबह के 4 बज चुके थे। रेबेका को मैं उसके कमरे में छोड़ दिया था। जब उसे नींद आ गई, मैं दबे पांव नीचे उतर आया। बच्चों को चेक करने के बाद जब मैं लिविंग रूम में आया, मैं देखा रेबेका की बहन एलिस ऊपर सीलिंग को देख रही थी। क्या तुम ठीक हो एलिस, मैंने पूछा। वह मुड़ गई और कही, मैं तुमसे बात करना चाहती थी इससे पहले कि मैं सोने के लिए जाऊं। तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, मैंने पूछा। वह गहरी सांस ली, फिर कही, रेबेका बहुत दयालु और प्यारी लड़की है। जब किसी की केयर करती है पूरे दिल से करती है। उसके एक्स बॉयफ्रेंड में सच में उसे चोट पहुंचाया। जो मैं कहना चाहती हूँ वह यह है कि एक बार वह तुम्हें अपने दिल में बसा ले तो तुम्हारे पास पूरी पावर आ जाएगी उसे चोट पहुंचाने की। करण, उसे चोट मत पहुंचाना, वो पहले भी चोट खाई हुई है। मैं उसकी ओर देखा और मुस्कुराया, कहा, मुझे यह बहुत पसंद आया कि तुम उसका इतना ख्याल रखती हो। उसे चोट पहुंचाने का मेरा कोई भी इरादा नहीं है। अगर सच कहूँ तो मैं अभी उसके लिए गिरने लगा हूँ, लेकिन मैं भी अपने अतीत में चोट खा चुका हूँ, इसलिए मैं इन सबको धीरे से ले जाना चाहता हूँ। एलिस मुस्कुराई, कही, मैं यही सुनना चाहती थी। मैंने उससे कहा, ऊपर में जो तीसरा वाला बेडरूम है तुम उसे ले लो। बाकी दोनों रेबेका और बेला ने पहले ही ले लिया है। वह मुस्कुराकर थैंक्स कही और ऊपर चली गई। फिर मैं सिर हिलाता हुआ किचन की ओर जाने लगा ताकि कॉफी तैयार कर सकूं। मैं देखा मेरा फोरमैन और दोस्त गौरव टेबल पर बैठा हुआ था। मैंने कहा, मुझे लगा था तुम सोने चले गए होगे। गौरव ने कहा, कोई चांस नहीं मिला, मैं उन लोगों का काम कर रहा था। फिर मैं 2 घंटे के लिए सोने जाऊंगा। हालांकि तुम्हें सोने के लिए जाना चाहिए, तुम्हारे बच्चे जल्दी ही उठ जाएंगे और कनिका 9 बजे से पहले यहाँ नहीं आने वाली। और मुझे यकीन है तुम्हारी औरत सुबह सुबह अपने माँ को देखने अस्पताल जाना चाहेगी। मैं हंसने लगा, कहा, गौरव वह अब तक राजी नहीं हुई है मेरी औरत बनने को। वह हंसने लगा, कहा, करण वह पहले ही तुम्हारी औरत बन चुकी है, बस तुम्हें अभी पता नहीं है। मैं हंसने लगा, फिर चुप हो गया। कहा, मैं उसे पहले से ही पसंद करने लगा हूँ, इतनी जल्दी यह कैसे संभव है। शायद आप अपने परफेक्ट मेट से जैसे ही मिलते हैं आपको अपने आप ही पता लग जाता है। गौरव ने कहा, बस थोड़ा सावधान रहना, हम नहीं चाहते कि तुम्हें दोबारा से चोट पहुंचे। अगर तुम्हें लगता है वह तुम्हारे लिए खास है तो तुम वह कर सकते हो। क्या तुम उसे उसकी फीलिंग के बारे में पूछा है? मैंने कहा, यह बहुत ही जल्दी होगा, अभी उसे बहुत सारे काम करने हैं। यहाँ न्यूयॉर्क से शिफ्ट करना है, उसकी माँ अस्पताल में है। जब तक सब ठीक नहीं हो जाता शायद हम थोड़ा समय बिताए। तभी मेरे मोबाइल में मैसेज आया, रेबेका क्या तुम अभी जगे हुए हो? मैं, हाँ डार्लिंग मैं जगा हूँ, क्या बात है, सब ठीक तो है ना? रेबेका, मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना बैग तुम्हारे ट्रक में छोड़ आई हूँ। मैं जींस में कंफर्टेबल नहीं हूँ। मैं, चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा बैग लेकर ऊपर आ रहा हूँ। रेबेका, क्या मैं नीचे आ जाऊँ? मुझे थोड़ी प्यास भी लगी है। मैं, फिक्र मत करो, मैं एक पानी की बोतल ऊपर लेकर आऊँगा। रेबेका, ठीक है, थैंक यू। गौरव से विदा लेकर मैं सीधे ट्रक में आ गया, उसका बैग लिया और एक बोतल पानी, फिर सीधे उसके कमरे में पहुंच गया और मुस्कुराने लगा। वह यह बात मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि वह मेरे घर पर है। मैंने देखा उसके बालों के एक लट पोनीटेल से बाहर निकल गया है। मैं हल्के से लेकर उसके कान के पीछे किया और उसे देखकर मुस्कुराया। वह हंसने लगी, कहा, मुझे अच्छा लगा कि मैं तुम्हें जगह नहीं दिया। मैं सर हिलाकर कहा, नहीं, अभी तक मैं अपने कमरे में गया तक नहीं।
मैं सब कुछ बंद कर रहा था। उसने कहा, मुझे नहीं लगता मैं सो पाऊंगी भी या नहीं। मैंने पूछा, माँ के बारे में चिंता हो रही है? उसने कहा, थोड़ी सी, लेकिन बात कुछ और है। मैंने पूछा, क्या तुम बताना चाहोगी? उसने कहा, फिर हम दोनों में से कोई भी नहीं सो पाएगा। ठीक है, फिर मैं अपने कमरे में जाता हूँ, अपने बिस्तर तैयार करता हूँ, तब तक तुम कपड़े बदल लो, फिर मैं वापस आऊंगा और हम आपस में बातें करेंगे, कैसा रहेगा? मैंने सुझाव पेश किया। वह मुस्कुरा कर कही, डील। अपने कमरे में आकर अपने कपड़े बदल लिए और बेबी मॉनिटर उठा लिया। करीब 10 मिनट के बाद उसका दरवाजा खटखटाया। वह दरवाजा खोलकर अपने बिस्तर पर वापस चली गई और मैं उसके पीछे पीछे जाकर बेबी मॉनिटर वहां पर रख दिया। अगर अनाया उठ जाए तो इसलिए मॉनिटर लाया हूँ। कई रात वह ठीक से सो नहीं पाती। मैंने उसे बताया। वह सिर हिलाकर अपने बिस्तर की ओर इशारा किया। क्या तुम श्योर हो मैं चेयर में बैठ सकता हूँ? वह हंसने लगी। कही, करण कम ऑन, हम दोनों एडल्ट हैं और दोनों थके हुए हैं, तो यहाँ पर आकर बैठो। वादा करती हूँ मैं तुम्हारा फायदा नहीं उठाऊंगी। इस बात को सुनकर मैं हंसने लगा और उसके बगल में बिस्तर पर चढ़कर बैठ गया। अपने बाजू से उसे थाम लिया। हम दोनों बातें करने लगे, पर ज़्यादा देर नहीं हुआ, हम दोनों नींद की आगोश में चले गए। मैं अचानक से उठा और बेबी मॉनिटर से आवाज़ आने लगी, डैडी डैडी। मैं रेबिका को देखकर मुस्कुराने लगा, जो बहुत ही चैन के साथ मेरे बाहों में सो रही थी। मैं हल्के से अपना हाथ हटा लिया। वह थोड़ी सी हिली। कहा, करण डार्लिंग तुम सो जाओ। मैंने उसे कहा, अनाया उठ गई है, मुझे जाना होगा। हम दोनों यहाँ सो गए थे, मैं तुम्हें बाद में मिलता हूँ। वह सर हिलाकर पूछी, क्या टाइम हो रहा है? मैंने कहा, 6 बज रहे हैं, अभी सो जाओ। उसने कहा, ठीक है। उसे छोड़कर मैं अनाया के कमरे में आ गया। उससे पूछा, क्या बात है बेबी, तुम इतनी जल्दी उठ गई? उसने कहा, मेरे डैडी, और फिर हंसने लगी। मैंने कहा, बेटी हाँ तुम्हारा डैडी हूँ और तुम्हें चेंज कर देता हूँ, फिर कैसा रहेगा अगर तुम थोड़ा सा सो लो? उसने कहा, नहीं सोऊंगी डैडी। ठीक है, कैसा रहेगा अगर हम कार्टून देखें और डैडी के बेड में? वह जोर से कही, डैडी बेड कार्टून। मैंने कहा, बेटा धीरे से बात करो, तुम पूरे घर को जगा दोगी। घर में गेस्ट आए हैं। उसने कहा, गेस्ट? मैंने कहा, हाँ बेटा, घर में गेस्ट आए हैं, एलिस और उसकी छोटी सी बेटी बेला, जिसके साथ तुम बाद में खेल पाओगी, और यहाँ पर रेबेका है। वह मुस्कुराकर कही, लड़कियाँ? मैंने कहा, हाँ बेटा, सब लड़कियाँ हैं। कहानी रेबेका की जुबानी। मुझे वापस से सो जाना चाहिए था, पर मैं बेबी मॉनिटर में उसे सुन रही थी। वह जब अपनी प्यारी बेटी से बातें कर रहा था, मुझे एहसास हो गया था कि उसे पता नहीं है कि वह मॉनिटर यहीं भूल गया है, पर मैं उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। ठीक है बेटी, अब तुम शांत हो जाओ। मैं अपना बेबी मॉनिटर उस कमरे में भूल गया हूँ जहाँ रेबेका और बेला सो रही है। हमें उन्हें जगाना नहीं है, ठीक है ना? अनाया ने कहा, डैडी शांत रहूंगी। फिर चुपचाप करण और अनाया मेरे कमरे में चलकर आए और मुझे जागता हुआ पाया। अनाया कही, डैडी लड़की जाग गई। मैं देख सकता हूँ बेटा, यह जाग गई है, पर बेला सो रही है। उसने कहा, डैडी इसका नाम? उसने कहा, रेबेका। ओ, वह मेरी तरफ मुड़कर कहा, बेका। वह हंसने लगा। कहा, रेबेका अभी सोएगी बेटा, चलो हम कमरे में चलकर कार्टून देखते हैं। पर तभी अनाया ने कहा, मैं बेका के बेड में, जिससे करण इनकार में सर हिलाने लगा। उनकी हरकतों को देखकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी। प्लीज़ बेका, अनाया ने कहा। मैंने कहा, मैं इसे कैसे इनकार कर सकती हूँ करण? फिर करण मुस्कुराता हुआ अनाया को मेरे बिस्तर पर लिटा दिया। कहानी करण की जुबानी। उन दोनों को कमरे में छोड़कर मैं नीचे आ गया। देखा तो गौरव वहाँ पर बैठा हुआ था। वह पूछा, क्या चल रहा है? मैंने कहा, मैं रेबिका के कमरे में सो गया था और उसने अपनी एक भौं ऊंची की। मैंने कहा, नहीं हमने कुछ नहीं किया। तो फिर ऐसा चेहरे में लुक क्यों है तुम्हारा? उसने पूछा। मैंने कहा, अनाया उठ गई थी, मैं उसे चेंज करके रेबिका के कमरे में लेकर गया था, क्योंकि बेबी मॉनिटर उसके कमरे में रह गया था। देखा तो वो जगी हुई थी, और हैरत की बात यह है कि अनाया जल्दी से उसके पास चली गई और उसके बिस्तर में जाकर लेट गई। यह सुनकर गौरव अवाक रह गया। वाह, तुम्हारी बेटी उसे तुरंत पसंद कर लिया, वह बहुत ही अच्छी बात है। जब सुबह हुआ तो गौरव की बहन कनिका बच्चों को संभालने आ गई थी और वह मुझे किचन में देखकर कही, हटो करण, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। मैं मुस्कुराकर कहा, कनिका तुम्हें पता है मैं यह काम कर सकता हूँ। पर वह कही, नहीं, मैं नहीं चाहती घर के गेस्ट के ऊपर अत्याचार हो। मैंने कहा, तुम बहुत ही बुरी लड़की हो।
तब तक रेबेका, अनाया भी आ गए थे और मेरा बेटा एलिस और उसकी बेटी पहले से ही मौजूद थे। जल्दी मेरा बेटा भी रेबेका के साथ घुल मिल गया और कनिका और रेबेका तुरंत दोस्त बन गई। रेबेका ने बताया अस्पताल वालों ने एलिस के फोन में कॉल किया था और दोपहर को माँ का ऑपरेशन होगा जिसमें 1-2 घंटे लगेंगे। ब्रेकफास्ट तैयार हुआ तो मैं डाइनिंग टेबल की चेयर रेबेका के लिए खींचा और वह बैठ गई। मैंने कहा, आज सुबह तुम बेहद खूबसूरत लग रही हो, और वह ब्लश करने लगी। हम सब ब्रेकफास्ट करने के बाद बच्चे खेलने की योजना बनाने लगे। रेबेका ने बताया कि उसे अपनी माँ से मिलने के लिए अस्पताल जाना है, जिससे अनाया उदास हो गई। पूछने लगी, क्या तुम वापस आओगी डैडी? क्या इसे वापस लाओगे? हाँ बेटा, जरूर लाऊंगा, मैंने कहा, और उसका चेहरा बिल्कुल खिल गया। मैंने कहा, एलिस और तुम तैयार हो जाओ रेबेका। वह सर हिलाते हुए अपने कमरे में चली गई। तभी कनिका ने कहा, यह सब थोड़ा धीरे धीरे चलाओ, तुम्हारे बच्चे सचमुच उसे पसंद करते हैं, कहीं बच्चों का दिल न टूट जाए। मैंने जवाब दिया, मैं भी कोई बेवकूफ़ नहीं हूँ, मुझे पता है क्या हो सकता है, पर रेबेका बहुत खास है। मैं बिल्कुल भूल गया था कि बच्चे आसपास है। अचानक से मेरा बेटा तुषार कह पड़ा, डैडी सच में वह खास है, सच में अच्छी है और सबकी केयर करती है। अनाया भी उसे पसंद करती है और मैं भी पसंद करने लगा हूँ। मैं अपने बेटे के बालों में हाथ फेरता हुआ कहा, मुझे खुशी हुई कि वह तुम्हें बहुत पसंद आई। मैं वहाँ से निकलकर तैयार हो गया और सीधे रेबेका के कमरे में चला आया। उसके बाजू को पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और उसे गहरी तरह से किस करने लगा। हमारी किस गहरी होती चली गई। मैंने धक्का देकर उसे दीवार के साथ चिपका दिया और उसके कमर को पकड़कर दिलो जान से उसे किस करने लगा। जब हम पीछे हटे, दोनों हाँफ रहे थे। तुम क्या कर रहे थे? उसने पूछा। मैं एक किस चुरा रहा था जब बच्चे आसपास नहीं हैं, मैंने जवाब दिया। हमें ऐसे ही चोरी छिपे एक दूसरे से प्यार करना होगा। वह हंसने लगी, कही, हाँ जरूर, मैं जानती हूँ तुम नहीं चाहते बच्चों को कोई गलत आइडिया मिले। वह नीचे देखने लगी। मैं उसे खींचकर अपने करीब ले लिया। उसके चिबुक को ऊपर उठाकर मैं उसे धीमे धीमे चूमने लगा और फिर किस के बीच में कहा, मैं नहीं चाहता कि वह तुमसे अटैच हो जाए और फिर उनके दिल टूटे। मैं पहले जानना चाहता हूँ कि तुम क्या चाहती हो, उसके बाद उन्हें बताऊंगा कि हम दोस्त से कुछ और ज्यादा है। उसने नखड़े की मुस्कान दी, कहा, दोस्त से भी ज्यादा। उसके गालों में हाथ रखकर कहा, तुम अच्छे से जानती हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। मैं चाहता हूँ तुम यहाँ मेरे घर पर ही रहो, पर मैं चाहता हूँ कि तुम श्योर हो जाओ। वह मुस्कुरा कर कही, किस बात के लिए? कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ बहुत ज़्यादा, कि मुझे तुम्हारे घर पर रहना अच्छा लगता है, कि मैं तुम्हारे छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों से बहुत लगाव रखती हूँ और मैं उनके नन्हे हाथों को अपने हाथों में थामूंगी। वह मेरे करीब आकर प्यार से चूमते हुए कही, बहुत देर हो गई है करण, उन लोगों ने मुझे पहले ही प्यार के बंधन में बांध लिया है और मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। इससे पहले कि मैं उसे करीब खींचकर फिर से गहरे तरीके से चूमता, वह पीछे हटकर कही, अब अच्छे से तैयार हो जाओ काउबॉय, हमें निकलना होगा। मैं मुस्कुराता हुआ कहा, बहुत मतलबी हो। जब मैं सीढ़ियों से उतरा, हंसी की आवाज़ मेरे कानों में आई और रुककर मैं सुनने लगा। मैं कुछ कह नहीं सका। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मुझे यह बहुत पसंद है कि मेरे घर पर हंसी की आवाज़ गूंजे। मैं नीचे उतरा, देखा रेबेका अनाया को लेकर गोल गोल घुमा रही थी। मैं उस तक पहुंचकर उसके कानों में फुसफुसाया, तुम्हें पता है कितनी बुरी तरीके से मैं अभी तुम्हें चूमना चाहता हूँ। वह मेरी तरफ देखी और मुस्कुराने लगी। बेहतर होगा कि हम अभी यहाँ से निकले। जाते समय अनाया ने कहा, बेका वापस आना। मैं, एलिस और रेबेका ट्रक में बैठ गए। जब हम वहां पहुंचे, पार्किंग लॉट में मैंने अपनी ट्रक को पार्क किया। रेबेका देखकर मुस्कुराई, कितना पास है फार्म से। वापस जाते समय, इससे पहले कि हम घर जाए, हम चेक करेंगे कि बच्चों का वार्ड कैसा है। मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। यह सोचने लगा, क्या रेबेका को एहसास है वह मेरे फार्म को अपना घर बता रही है। जब उसकी माँ के कमरे में आए, रेबेका अपनी सोई हुई माँ को देखकर मुझसे लिपट गई। अपनी शक्ति को वापस पाने के बाद वह कमरे के अंदर आई। हे मम्मी। उसकी मम्मी ओलिविया आँख खोली और कहा, बेटा तुम्हें इतनी दूर से आने की जरूरत नहीं थी, मैं बस हल्का सा गिर गई हूँ। रेबेका हंसने लगी, कहा, मम्मी यह कोई छोटी मोटी चोट नहीं बल्कि वह आपका ऑपरेशन करेंगे। रेबेका ने मेरा हाथ पकड़ लिया, कहा, माँ कोई है जिससे मैं आपको मिलाना चाहती हूँ। यह करण है और करण यह मेरी मम्मी ओलिविया है। मेरी मम्मी कही, मेरी बेटी यहाँ आए हुए बस एक ही दिन हुआ है और इतना हैंडसम काउबॉय मिल गया। रेबेका ब्लश करने लगी, कहा, मम्मा
मैंने अपना गला साफ किया, कहा मैडम आपसे मिलकर खुशी हुई, आपके बारे में जानकर बहुत दुख हुआ। ओलिविया कुछ बोलने के लिए मुंह खोली थी, तभी नर्स आ गई और ऑपरेशन की तैयारी के लिए उन्हें ले जाने लगी। रेबेका मुस्कुराते हुए उस नर्स को थैंक्स कही, पूछी कितनी देर लगेगी ऑपरेशन होने में। उसने कहा 1 घंटा, कोई आपको बता देगा जब शुरू करने जाएंगे। जब उसकी माँ को लेकर चले गए हम वेटिंग रूम में आ गए। एलिस ने कहा जब तक वह लोग तैयारी कर रहे हैं क्यों ना तुम चिल्ड्रन के वार्ड में जाकर देख आओ रेबेका। रेबेका मुस्कुराई, कही अच्छा आइडिया है, मैं जाकर देखती हूँ उन्हें बच्चों की नर्स की ज़रूरत है या नहीं। फिर मुझसे पूछा करन क्या तुम्हें रास्ता पता है। मैं मुस्कुरा कर कहा हाँ मुझे पता है, पर एलिस जब वापस आऊँगा तुम्हें कुछ चाहिए क्या। एलिस ने कहा थैंक्स करन, 1 बोतल पानी लेकर आ जाना और अभी तुम दोनों जल्दी से जाओ। हम अभी रास्ते में आए ही थे कि नर्स स्टेशन नजर आया। हम वहां पर पहुंचे तो एक नर्स ने पूछा आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। रेबिका ने पूछा क्या तुम नर्स की इंचार्ज हो। नर्स कही नहीं मैं नहीं हूँ, नर्स की इंचार्ज लिली है और शैली फ्लोर इंचार्ज है। क्या कोई दिक्कत आ गई है। रेबिका मुस्कुराई और कही नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, दरअसल मैं एक नर्स हूँ और इस एरिया में मूव कर रही हूँ। मेरी माँ इधर ही रहती है और आपके अस्पताल में एडमिट है, उनका पैर टूट गया है। यह जगह मेरे घर के पास है और मेरे पास लेटर ऑफ रिकमेंडेशन भी है सेंट मेरी हॉस्पिटल के डायरेक्टर से। मैं 5 साल से पीडियाट्रिक नर्स हूँ और सेंट मेरी में मैं 2 साल से थोड़ा ज़्यादा काम किया है। मैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की है और बॉस्टन के बच्चों के अस्पताल में भी काम किया है। सैली सामने बैठी हुई थी, सरप्राइज्ड हो गई। क्या तुम हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की। रेबेका मुस्कुराकर कही हाँ यह मेरी टॉप चॉइस का कॉलेज था। सैली ने कहा क्या तुम्हारे पास कोई रिज्यूम है। रेबेका ने कहा नहीं मेरे पास ऑफलाइन तो नहीं है, मैं अपनी माँ के लिए यहाँ पर आई थी, पर ऑनलाइन क्लाउड में यह है। मैं तुम्हें यह ईमेल कर सकती हूँ, साथ ही रिकमेंडेशन लेटर भी, तो मुझे जल्दी से ईमेल कर दो। दरअसल हम 2 नर्स ढूंढ रहे हैं जो बच्चों में स्पेशलिस्ट हो, पर दुख की बात यह है कि इतने छोटे शहर में ऐसी क्वालिफाइड नर्स नहीं मिलती। मेरा रिज्यूम देखकर कही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ही क्वालिफिकेशन है। अब सवाल यह उठता है कि तुम कब से ज्वाइन कर पाओगी। तुम कह रही थी ना तुम्हारी माँ की सर्जरी के लिए आई है, क्या हुआ। रेबेका ने बताया मेरी माँ गिर गई थी और उनका पैर टूट गया और मुझे न्यूयॉर्क वापस जाना पड़ेगा, अपना सारा सामान लेकर आना पड़ेगा, इसलिए सच पूछो तो 2 हफ्ते से पहले मैं ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी। सैली मुस्कुराई, कही एकदम परफेक्ट है क्योंकि तब तक हम तुम्हारा बैकग्राउंड चेक कर लेंगे। अगर आज से ही प्रक्रिया स्टार्ट कर दे तो 2 हफ्ते लग जाएंगे। फिर उन्होंने सैलरी, इंश्योरेंस और जरूरी पेपर वर्क भी शुरू कर दिया। कुछ स्टाफ से भी उसे मिलवाई और फ़ोन नंबर एक्सचेंज किया। उसके बाद हम दोनों कैंटीन में आ गए। मैं मुस्कुराया, कहा यह तो बहुत ही जल्दी तुम्हें काम मिल गया। उसने कहा हाँ मैंने भी उम्मीद नहीं करी थी, अब लग रहा है यह इतना आसान था। अब मुझे एक घर ढूंढना पड़ेगा किराए के लिए। मैं उसे हक करके कहा इतनी जल्दी भी नहीं है, तुम कितने दिन चाहे मेरे घर पर रह सकती हो या फिर मेरे गेस्ट हाउस में। वह हंसकर कही नहीं मैं नहीं चाहती मेरा स्वागत जल्दी ही खत्म हो जाए। मैंने कहा तुम अच्छे से जानती हो कि मैं तुम्हें चाहता हूँ तुम मेरी रेंच में रहो। इससे पहले कि वह कोई जवाब देती एलिस ने कॉल करके बताया कि वह लोग सर्जरी शुरू करने जा रहे हैं। रेबेका यह खबर मुझे सुनाई और मैंने कहा घर के बारे में बाद में बात करेंगे, चलो यह ड्रिंक लेते हैं और ऊपर चलते हैं। उसके बाद हम एलिस के पास वापस आ गए। जब वह दोनों चलकर वेटिंग रूम में आए मेरा फ़ोन बजने लगा और मेरे चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ गई। मैंने जवाब दिया हे मॉम क्या चल रहा है। रेबिका मुझे देखकर मुस्कुराई और मैं अपनी उंगलियां हल्के हल्के उसके बालों पर चलाने लगा। उसने देखा कि मैं अपनी त्योड़ी चढ़ा रखी है, पूछी सब ठीक तो है ना। मैंने कहा ठीक है माँ, लड़कियों को कपड़े और सारा सामान के साथ रैंच में ड्रॉप कर दो और मुझे बताना जब आपको कुछ पता चले तो। हाँ माँ आई लव यू टू। जब मैं फ़ोन रखा रेबेका ने पूछा क्या बात है तुम अपसेट नज़र आ रहे हो। मैं उसके बगल में बैठकर अपने बाजू से उसे पकड़ लिया। इससे पहले कि जवाब देता मेरे अंकल की तबीयत ठीक नहीं है, मेरे पेरेंट्स को उनके पास ऑस्टिन जाना पड़ेगा, इसलिए मुझे अपनी बहनों का कुछ समय तक ख्याल रखना पड़ेगा, पर फिक्र मत करो वह अच्छी लड़कियां हैं। रेबेका पूछी बच्ची है क्या, कितने साल की है वह लोग। मैं बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा मॉली 14 साल की है और लूसी 12 साल की। वैसे मैं उन्हें ज़्यादा नहीं देख पाता, जब भी वो रैंच में रहती है ज़्यादातर वह लड़कियां फार्म में ही रहती हैं। रेबेका मुस्कुराकर कही मुझे यकीन है वह अच्छी लड़कियां हैं, उसके भाई को तो देखो। मैं झुककर उसे किस किया इससे पहले कि मैं हंसता। एलिस पूछी फिर रेबेका को तुम कैसे इंट्रोड्यूस करवाओगे। मैंने कहा
इंट्रोड्यूस करवाऊंगा इसे, नाम बताकर जैसे लोग करते हैं। मैं एलिस के साथ थोड़ा खेलना चाहता था, इसलिए बेवकूफ़ी भरा जवाब दिया। डियर, वह लोग टीनेजर है, वह जानना चाहेगी कि यह तुम्हारे लिए क्या मायने रखती है। एलिस ने कहा। मैं हंसने लगा। कहा, मैं सब समझ रहा हूँ, तुम क्या कहना चाहती हो। मुझे यकीन है कि रेबेका के पास इसका जवाब होगा। रेबेका हंसती हुई मेरी ओर मुड़ी और कहा, तुम अपने हाल पर हो, उन्हें मेरे बारे में क्या बताओगे। एलिस थोड़ी देर हम दोनों को देखी, फिर कही, तुम दोनों को देखकर ही वह लोग समझ जाएगी, कुछ बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। रेबेका हंसते हुए कही, हमें कोई आइडिया नहीं कि तुम क्या बातें कर रही हो एलिस। एलिस ने कहा, तुम दोनों को देखकर लगता है कोई टीनेजर हो जो नए नए प्यार में पड़े हो। यह बड़ा ही अजीब है, लेकिन तुम दोनों को देखकर मैं बहुत खुश हूँ। रेबेका ने कहा, इस बारे में हम दोनों ने कोई बात नहीं की है। तो मैं उसे चूमता हुआ कहा, क्या हमें इस बारे में बात करने की ज़रूरत है। तुम्हें पता है मैं कैसा महसूस करता हूँ। वह मेरे कानों में फुसफुसा कर कही, नहीं, बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं कहाँ रहना चाहती हूँ। मैं बड़ी सी मुस्कान लाकर फुसफुसाया, कहाँ रहना चाहती हो। वह भी धीरे से कही, मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तो रहा सवाल लड़कियों का, वह जानना चाहेंगी हमारा रिश्ता क्या है। मैं बताना चाहूँगा कि हम साथ में हैं। मैंने उससे पूछा, ठीक है ना। वह कही, तुम्हें पता है। एलिस कुछ कह नहीं जा रही थी कि फ़ोन में कॉल आया। रेबेका बात करने के बाद कही, सब ठीक है, उनके पैर का फ्रैक्चर ठीक हो गया है, अब वह हिप्स को चेक कर रहे हैं। तब तक मेरा कॉल आ गया और मैंने कहा कि मैं बाहर जाकर बात कर रहा हूँ। कहानी रेबेका की जुबानी। फोन पर बात करने के लिए करण उठकर चला गया था। तब एलिस ने पूछा, क्या तुम्हें पता है वह लोग ले रहे हैं या नहीं। मैं हंसी और कही, सच बात तो यह है, मैं पहले से ही पेपर वर्क कर चुकी हूँ और 2 हफ्तों में काम शुरू करने वाली हूँ। इसका मतलब यह हुआ कि मुझे न्यूयॉर्क जाना होगा और अपना सामान पैक करके यहाँ लाना होगा और मुझे एक जगह ढूंढनी होगी रहने के लिए। करण ने कहा है, जल्दबाजी की जरूरत नहीं है, मैं रेंज में रह सकती हूँ। एलिस हंसने लगी। कहा, हाँ जरूर, उसने कहा होगा, तुम दोनों एक साथ बहुत क्यूट लगते हो। मुझे लगता है इसमें किस्मत का बहुत बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि तुम इतने पास रहने वाली हो। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ बहन, और तुम बेला के पास भी रह पाओगी। मैं उसके पास बैठ गई, कहीं, हाँ मैं भी यही चाहती हूँ कि बेला मुझे आंटी के रूप में पहचाने, और मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ। यहाँ रहूँगी तो माँ की भी मदद कर पाऊँगी। मैं सच में चाहती हूँ कि यह काम करे। और हम साथ में बैठकर पुरानी बातों में खो गए थे और हंस हंस के हमारा पेट दर्द हो गया कि तभी करण कमरे के अंदर आया। पूछा, तुम दोनों किस बात में हंस रही हो। एलिस ने कहा, पुरानी बातों पर। मैंने पूछा, करण तुमने बच्चों को चेक किया, अनाया के नंबर्स तो ठीक है ना। वह झुककर मुझे किस किया। हाँ सब ठीक है, और बेला और अनाया बेस्ट फ्रेंड बन गई हैं। अनाया उसकी मदद कर रही है और बेला क्रॉल करते हुए उसके आसपास घूम रही है। तभी नर्स ने बताया कि और मेरी माँ सही है, उनकी सर्जरी हो चुकी है, हालांकि 1 और घंटा हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। करण ने बताया, क्यों ना हम उनके लिए कुछ गिफ्ट शॉप से अच्छी सी शॉपिंग करें। एलिस कही, वह यहीं पर रुकना चाहेगी, अगर कोई जरूरत पड़े तो। करण मेरे कंधे पर हाथ रखकर गिफ्ट शॉप में आ गया। वह अपना गला साफ करने लगा। मैंने कहा, उगलो। करण ने पूछा, क्या उगलूं? मैं हंसते हुए कही, जो भी तुम्हारे दिमाग में है। उसने कहा, मैं बहुत अवाक हूँ कि हमारे बीच में चीज इतनी जल्दी आगे बढ़ी है। अभी 2 दिन पहले ही मैंने वह ऐड दिया था और अब तुम यहाँ हो और मुझे यकीन नहीं आ रहा है अनऑफिशियली हम साथ हैं। मैं हंसकर पूछी, अनऑफिशियली साथ? वह ब्लश करता हुआ कहा, हाँ मैं अब तक तुमसे पूछा नहीं। शर्म के साथ मैं उसे देखते हुए पूछी, क्या तुम मुझसे पूछना चाहते हो? वह मुझे अपने करीब खींच लिया। कहा, हाँ मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। मुझे ऐसा लगता है हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। मैं जानता हूँ अभी बहुत जल्दी है, पर यह बिल्कुल सही लगता है। मैं मुस्कुराकर पूछी, फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? वो हंसने लगा, अपने हाथों को मेरे गालों पर रखकर हल्के हल्के मेरे गाल अपने अंगूठे को चलाता हुआ पूछा, क्या तुम मेरी होगी? मैं हल्का सा झुक गई। कहा, काउबॉय मैं कब से तुम्हारी हूँ। और वह मुझे गहरे तरीके से चूमने लगा। उसने कहा, पता है सबसे मजेदार बात क्या है? मैंने पूछा, क्या है?
उसने कहा, कल रात गौरव ने तुम्हें मेरी औरत कहकर पुकारा था और मैंने कहा था कि तुम अब तक मेरी नहीं हुई हो, और उसने कहा था तुम पहले से ही मेरी हो चुकी हो, बस मुझे इस बात का आभास नहीं। मैं बड़ी सी मुस्कान लाकर कही, गौरव स्मार्ट आदमी है। मैंने कहा, हाँ काफी स्मार्ट है, और उसकी आंखें तुम्हारे बहन पर है। मैं सदमे से उसे देखने लगी और वह हंसा और बात जारी रखा, गौरव तुम्हारी बहन को देखता है जब वह नहीं देख रही होती है, और बेला के साथ भी वो काफी अच्छे से पेश आता है। मैं मुस्कुरा कर कही, मुझे नहीं पता एलिस ने इस बात पर गौर फरमाया है या नहीं। वह मुंह दबाकर हंसा और कहा, जो कुछ भी चल रहा है उसके बाद शायद उसने ध्यान नहीं दिया होगा। उसने मुझे पहले कहा था कि शायद उसे कभी कोई लड़की नहीं मिल पाएगी और अकेला ही अपनी जिंदगी गुजारेगा। मैं अपना माथा इनकार में हिलाने लगी, उसे देखने लगी। पर ऐसा क्यों? करण ने कहा, कुछ साल पहले उसका एक रोड एक्सीडेंट हुआ था। उसके अपने बच्चे कभी नहीं होंगे। उसे ऐसा लगा था कि कोई भी औरत ऐसी शादी नहीं करना चाहेगी जिसमें बच्चे ना हो, और वह हमेशा ही अकेला रह जाएगा। मैंने कहा, यह बहुत ही दुख की बात है, पर और भी सारे ऑप्शन होते हैं जिन लोगों के बच्चे नहीं होते, जैसे कि बेघर बच्चों को अडॉप्ट करना या फिर सरोगेसी के द्वारा। कई शहर में तो अनाथ आश्रम में इतनी ज्यादा ओवर भीड़ है कि अडॉप्शन के लिए कोई फी भी नहीं लगता। उसने अपनी पकड़ मुझ पर मजबूत बना ली। कहा, नहीं मुझे कोई आइडिया नहीं था, और शायद उसे भी इस बारे में पता नहीं होगा, पर वह बच्चों को प्यार करता है और हमेशा ही डैड बनना चाहता था। मुझे समझ आ रहा था उसके दोस्त की इस दिक्कत से उसे भी परेशानी थी, इसलिए मैं उसे करीब खींच कर कही, तुम्हें नहीं पता शायद एक दिन वह डैड बन जाए। तुम्हें नहीं पता भविष्य में क्या लिखा हुआ है। पिछले हफ्ते मैं कभी सोच ही नहीं थी कि मैं टेक्सास आ जाऊंगी। सबसे बड़ी बात, हम जानते तक नहीं थे कि हम एक दूसरे के लिए मौजूद भी हैं। वह मेरे माथे को चूमता हुआ कहा, मुझे खुशी है अब हम जानते हैं, और शायद तुम सही कह रही हो, वह एक न एक दिन डैड बने। और अभी मेरे बच्चों का अच्छा अंकल है। अब जल्दी करो, हमें वेटिंग रूम में वापस जाना है माँ के लिए कुछ फूल और सामान लेकर। जब तक हम आए देखा गौरव एलिस के साथ बैठा हुआ था। करण मेरे पास आकर कान में फुसफुसाया, देखो मैंने कहा था उनके बीच में कुछ चल रहा है। मैं मुस्कुराई कही, हे गौरव, एलिस कोई अपडेट है क्या? करण गौरव की ओर देखता हुआ पूछा, क्या बात है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? गौरव कहा, तुम्हारी दोनों बहनों को लेकर आया हूँ, उन्हें सबसे पहले तुमसे मिलना था। करण ने पूछा, वह दोनों कहाँ हैं? कहा, वह दोनों सोडा लेने गई है, किसी भी वक्त आती होगी। जैसे गौरव ने कहा था, जल्दी ही वह दोनों बहनें आ गई और अपने भाई के गले मिलने लगी। उनकी आंखों में आंसू था। मम्मी पापा बहुत डरे हुए थे जब वो वहाँ से निकले। क्या उन्होंने तुम्हें कुछ कहा? मौली ने पूछा। बस हमारे अंकल बीमार है, उन्होंने यह कहा है, करण ने जवाब दिया। मौली ने कहा, उन्होंने कहा 2 हफ्ते की पैकिंग कर लो। करण ने कहा, घबराओ मत, मैं कॉल करके पूछ लूंगा और तुम दोनों को खबर दूंगा, पर फिलहाल मैं तुम्हारा परिचय करवा दूं। मेरी ओर मुड़कर कहा, यह दोनों मेरी बहनें हैं, मौली और लूसी, और लड़कियां, यह रेबेका है मेरी गर्लफ्रेंड। दोनों लड़कियां उत्साहित हो गई। करण की ओर मुड़कर कही, आपने बताया नहीं आपकी गर्लफ्रेंड है? भैया आपने नहीं बताया, क्या मम्मी पापा को मालूम है? गौरव हंसने लगा। मैं मुंह दबाकर अपनी हंसी दबाने की कोशिश की। उसने कहा, बहनों यह बस हो गया। लड़कियां मुड़कर अपना परिचय देने लगी, मेरा स्वागत करने लगी। वह लड़कियां जो भी सवाल पूछ रही थी मैं जवाब दे रही थी और कभी कभी करण की ओर देख रही थी। वह मुझे देखकर बड़ी सी मुस्कान दे रहा था। कुछ ही देर के अंदर नर्स आकर कही कि हम माँ से कुछ देर में मिल सकते हैं। लड़कियां, मैं चाहता हूँ तुम गौरव के साथ रैंच में वापस जाओ, हम वहाँ पर बाद में आएंगे, फिर वहाँ बैठकर मम्मी पापा को कॉल करके सब कुछ पूछेंगे। करण लड़कियों को लेकर जाने लगा और मैं और एलिस मम्मी के पास चले गए। करीब 15 मिनट के बाद करण मेरे पास आकर पूछा, वह कैसी है? अभी पूरी तरीके से होश में नहीं है, कुछ दिन उन्हें व्हीलचेयर का इस्तेमाल करना होगा और फिजिकल थेरेपी कुछ दिनों तक लेनी पड़ेगी। उनका घर और एलिस का घर, दोनों में से किसी ने भी व्हीलचेयर को लेकर नहीं जाया जा सकता और उसे डॉक्टर के पास हर हफ्ते आना पड़ेगा, तो मुझे इसका इंतजाम करना होगा। करण ने कहा, गौरव और कनिका की माँ फिजिकल थेरेपिस्ट है और उसका अपॉइंटमेंट फुल भी हुआ तो आसपास अच्छे थेरेपिस्ट का सुझाव रख देगी। मेरे गेस्ट हाउस में व्हीलचेयर का इस्तेमाल किया जा सकता है, इससे वो अस्पताल के करीब रह पाएगी और मुझे लगता है एलिस को भी जल्दी से काम में ज्वाइन करना पड़ेगा। मैं मुस्कुराई और कही, एलिस घर से काम करती है,
तो वह माँ का ख्याल रख पाएगी जब मैं काम पर जाऊंगी। करण ने कहा, तब तो वह बहुत अच्छी बात है। गेस्ट रूम में 3 बेडरूम हैं जो काफी होंगे। मैं नहीं कह रहा कि तुम्हें यहाँ रहना होगा, तुम चाहो तो मेरे घर पर भी रह सकती हो, फैसला तुम्हारा है। मैं समझ सकता हूँ अगर तुम्हें लगे यह बहुत जल्दी हो रहा है। मैं मुस्कुरा कर कही, पर तुम्हारी बहनें जब घर पर रहेंगी तो यह अच्छा आइडिया नहीं है। जब वह सो जाएंगी तब चोरी छुपे तुम्हारे कमरे में मुझे जाना होगा। और यह सुनकर वह हंसने लगा। हम इस पर काम कर लेंगे, लेकिन इससे पहले हमें न्यूयॉर्क जाकर तुम्हारा सामान लाना होगा। तुम अपना सारा सामान मेरे घर पर लेकर आ सकती हो। उसने कहा, तुम्हारी माँ को एक बार कमरे में शिफ्ट कर दे, फिर मैं तुम्हें रैंच में लेकर जाऊंगा ताकि तुम लोग थोड़ा आराम कर सको। मैंने कहा, मैं ठीक हूँ, लेकिन रैंच में जाना अच्छा आइडिया है, पर मुझे नहीं मालूम मेरी बहन जाना चाहेगी या नहीं। उसने कहा, कोई बात नहीं, फिर गौरव को यहाँ भेज दूंगा, वह खुशी खुशी आ जाएगा। जिस पर मैं हंसने लगी। तब तक एलिस ने आकर कहा, मॉम चाहती है कि हम लोग रैंच वापस जाए। मैंने कहा, ठीक है, मैं पहले मम्मी का चार्ट पढ़ूंगी, उसके बाद हम चलेंगे। माँ को ठीक होने में वक्त लगने वाला था, पर मैं मन ही मन बेहद खुश थी कि मेरी जिंदगी में करण आ गया था, जो यूं ही मेरी सारी मुसीबत की हल निकाल देता था। यकीन नहीं आता था कि मुझे एक ऐसा जीवन साथी मिल गया था। यह सोचकर मैं मन ही मन मुस्कुरा रही थी कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों, इस कहानी के पिछले एपिसोड्स में कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी किस तरह करण और रेबिका ऑनलाइन एक दूसरे के करीब आए थे। अगर आपने नहीं सुना है तो जाकर सुन ले। थैंक यू।